नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। मैंने एक लेख लिखा है लोकतंत्र के ऊपर, जस का तस आपके सामने पढ़ रहा हूं। लोकतंत्र में नेता का दिल बड़ा होना चाहिए और दिमाग उससे भी बड़ा। बाल बुद्धि नेता न तो देश के लिए ठीक है न जनता के लिए। ऐसे नेता सिर्फ जुमला जीवी बनकर रह जाते हैं। राजनीति में ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेताओं का इन दिनों बोलबाला है। नेताओं का दोहरा चरित्र अक्सर अराजकता और निकम्मेपन को पनाह देता है। इसकी आड़ में सरकार तानाशाह बन जाती है और शासन अराजक हो जाता है। ऐसी तानाशाही सरकारों के आसपास भ्रष्ट, दलाल, संवेदनहीन नेताओं का जमावड़ा लग जाता है। इस देश ने पहली बार तानाशाही 1975 में आपातकाल के समय देखी थी। उसे काला दिन कहते हैं, लेकिन उस वक्त जनता ने मोर्चा संभाल लिया और 2 साल के भीतर लोकतंत्र की गाड़ी पटरी पर लौट आई। फिलहाल जनता को जुमलों में भरोसा है, इसलिए नौटंकी प्रधान नेताओं की बनाई है। सियासत में कामयाबी का सबसे बड़ा गुण यही है कि नेता कुछ करें या न करें, लेकिन ढिंढोरा पीटना आना चाहिए। तानाशाही सरकारों के दो विशिष्ट गुण होते हैं। पहला, सरकार जनता के प्रति बहरी हो जाती है और दूसरा, वो बहुत से लोगों को दुश्मन बना देती है। इन्हें गद्दार और जयचंद जैसे विशेषणों से नवाज दिया जाता है। लोकतंत्र की जगह ठोंक तंत्र ले लेता है। गुंडे मवाली साहिब मसनद बन जाते हैं। इसके बाद जनमत चुनाव के जरिए नहीं बल्कि खरीद फरोख्त के जरिए आता है। विकास की आड़ में विनाश पुरुष का तांडव शुरू हो जाता है। भांति भांति के रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कोई गिरगिट रंग बदल रहा हो। जनता को समझ नहीं आता कि उसके साथ विश्वासघात हो रहा है या दादागिरी। शकुनियों की फौज नेता के इर्द गिर्द अपना शिकंजा कस लेती है। घड़ियाली आंसू बहाना ये शकुनी अच्छी तरह से जानते हैं। असत्य इनका सबसे मजबूत हथियार होता है। नतीजा, जनता के हिस्से में अपमान और तिरस्कार आता है। इस तरह से जब अहंकार अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच जाता है, तब खून की खेती होती है। अंधी और बहरी सरकारें इस लहलहाती फसल को समय समय पर काटती रहती हैं और जनता अपना कटवाती रहती है। यह लेख मैंने बतौर स्वतंत्र नागरिक और स्वतंत्र पत्रकार लिखा और पढ़ा भी। संविधान से मिले अधिकार मुझे यह लेख सार्वजनिक रूप से कहीं भी पढ़ने की इजाजत देते हैं। लेकिन यही लेख अगर इस देश की संसद भवन में किसी सांसद को पढ़ना हो तो वह कुछ इस रूप में आपके सामने आएगा। लोकतंत्र में नेता का दिल बड़ा होना चाहिए और दिमाग उससे भी बड़ा। बुद्धि नेता न तो देश के लिए ठीक है न जनता के लिए। ऐसे नेता सिर्फ बनकर रह जाते हैं। राजनीति में ऐसे दोहरे चरित्र वाले नेताओं का इन दिनों बोलबाला है। नेताओं का दोहरा चरित्र अक्सर अराजकता और पनाह देता है। इसकी आड़ में सरकार बन जाती है और शासन हो जाता है। ऐसी सरकारों के आसपास इन नेताओं का जमावड़ा लग जाता है। इस देश ने पहली बार तानाशाही 1975 में आपातकाल के समय देखी थी। उसे दिन कहते हैं, लेकिन उस वक्त जनता ने मोर्चा संभाल लिया और 2 साल के भीतर लोकतंत्र की गाड़ी पटरी पर लौट आई। फिलहाल जनता को भरोसा है, इसलिए प्रधान नेताओं की बनाई है। सियासत में कामयाबी का सबसे बड़ा गुण यही है कि नेता कुछ करें या न करें, लेकिन आना चाहिए। सरकारों के दो विशिष्ट गुण होते हैं। पहला, सरकार जनता के प्रति और दूसरा, वो बहुत से लोगों को दुश्मन बना देती है। इन्हें और जैसे विशेषणों से नवाज दिया जाता है। लोकतंत्र की जगह ठोंक तंत्र ले लेता है। साहिब मसनद बन जाते हैं। इसके बाद जनमत चुनाव के जरिए नहीं बल्कि के जरिए आता है। विकास की आड़ में का तांडव शुरू हो जाता है। भांति भांति के रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कोई रंग बदल रहा हो। जनता को समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो रहा है या कि फौज नेता के इर्द गिर्द अपना शिकंजा कस लेती है। बहाना ये अच्छी तरह से जानते हैं। इनका सबसे मजबूत हथियार होता है। नतीजा, जनता के हिस्से में और तिरस्कार आता है। इस तरह से जब अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच जाता है, तब खेती होती है। इस लहलहाती फसल को समय समय पर काटती रहती हैं और जनता अपना कटवाती रहती है। यह सब देखकर बस एक ही शब्द ध्यान में आता है। क्या कहते हो चूतिया करने का? ये वाला शब्द अभी बैन नहीं है। कानूनी तौर पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तकनीकी तौर पर
जिन असंसदीय शब्दों को संसद की कार्रवाई से प्रतिबंधित किया गया है, उनमें योगी जी का यह प्रिय शब्द शामिल नहीं है। बहरहाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि इन शब्दों को प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बल्कि सिर्फ इतना किया गया है कि जब भी कोई सांसद इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो उसे एक्सपंज यानी विलोपित कर दिया जाएगा। कि ये शब्द जो बोला गया है, जिस क्रम में बोला गया है, वह संसदीय नहीं है, तो उसको एक्सपंज करते हैं, विलोपित करते हैं। तो घुमा फिराकर बात वही हुई कि भविष्य की पीढ़ियां जब किसी संसदीय कार्यवाही को देखेंगी या पढ़ेंगी तो वह कुछ इस तरह का होगा। विकास की आड़ में का तांडव शुरू हो जाता है। भांति भांति के रूप देखने को मिलते हैं, जैसे कोई रंग बदल रहा हो। जनता को समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो रहा है या कि फौज नेता के इर्द गिर्द अपना शिकंजा कस लेती है। बहाना ये अच्छी तरह से जानते हैं। इनका सबसे मजबूत हथियार होता है। नतीजा जनता के हिस्से में और तिरस्कार आता है। इस तरह से जब अपने शीर्ष स्तर पर पहुंच जाता है तब खेती होती है। इस लहलहाती फसल को समय समय पर काटती रहती हैं और जनता अपना कटवाती रहती है। यह सब देखकर बस एक ही शब्द ध्यान में आता है। अब चूंकि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और यहाँ लोकतंत्र चहुओं और फल फूल रहा है, इसलिए संसद में भले ही कुछ शब्द प्रतिबंधित कर दिए गए हों, पर सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे शब्दों के इस्तेमाल के लिए हमारी दूरदर्शी सरकार ने कई मंच उपलब्ध करवा दिए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण मंच हमारे खबरिया चैनल हैं। ये हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े पहरुआ हैं। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में भी अभिव्यक्ति पर पहरे हैं, तब इन चैनलों पर अभिव्यक्ति का वटवृक्ष चहुदिश विस्तार ले रहा है। क्या एंकर, क्या एक्सपर्ट। And the day he returns bloody, I'm sorry. ये कोई रणनीति आ रहा है? No my dear friend, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। You moron, बुढ़े हो रहे हो? वो अराजक तत्व जो इस देश के कानून को झाट भी नहीं समझते हैं। अरे डरे हुए तो जाके पेटीकोट पहनिए, चूड़ियां पहनिए। और अगर खबरिया चैनलों पर कोई कसर बाकी रह जाए तो उसे पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने सोशल मीडिया का मंच मुहैया करवाया है। सरकार की कोशिश बस इतनी सी है कि अभिव्यक्ति पर कोई पहरा न लगे। एक वानगी देखिए। चूतिया है क्या हंडी का बच्चा? अम्मी बोल रहे हैं, वो तो गांव में डालना तुम्हारे। ठीक है, ठीक है। गद्दारों को गोली मारो, सालों को देश के गद्दारों को ये तो अभिव्यक्ति का इस्तेमाल कर रहे प्यादे हैं। किसी भी लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों को जनता की परंपरा बनाने का, उसकी आदतों में शुमार करने का काम उसका शीर्ष नेतृत्व करता है। इस मामले में भी भारत और भारत के लोग फख्र कर सकते हैं, क्योंकि देश का मौजूदा शीर्ष नेतृत्व तमाम खतरों को उठाते हुए भी अभिव्यक्ति की सर्वोच्च परंपरा का पालन कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व से जुड़े नामी गिरामी संत भी असंत होने का, असंसदीय होने का खतरा उठाते हुए अपना काम किए जा रहे हैं। इन सब का लक्ष्य एक ही है। मौजूदा प्रतिबंध संसद के भीतर लागू होगा, लेकिन संसद परिसर के बाहर तो इस मूलभूत अधिकार का प्रचार और विस्तार किया ही जाना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। ये अपने मौनी बाबा हमारे प्रधानमंत्री दरअसल मर्द होते हुए भी नामर्दी की सा काम कर रहे हैं। संसदीय असंसदीय की बहस जारी रहेगी। फिलहाल टिप्पणी में हम आपके लिए एक विशेष सेगमेंट लेकर आए हैं। इसका नाम है तू तड़ाक। तू तड़ाक। नमस्कार प्यारे देशवासियों। खबर वही जिसमें थोड़ी सी तू और ढेर सारी तड़ाक हो। खबरों की इस बजबजाती सीलन भरी दुनिया में हमारी कोशिश रहेगी कि हर बार आपको गाली गलौज, नफरत, कुकुरझौझों, झोटा नुचौल से लबरेज जानकारियां मुहैया करवाएं। गरजिए कि वही दिखाएं जो असल में चल रहा है। जहां कुछ न चल रहा हो वहां एक गिलास पानी फेंक कर ही काम चलाएं। स्क्रीन पर ही नहीं। जैसे लोग गद्दार हैं। ये क्या है? ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? बिल्कुल इसी अंदाज में खबरें आपके पास होंगी। आप समझ ही सकते हैं हमारी चुनौती कितनी बड़ी है और आपकी सोच कितनी छोटी। माफ कीजिएगा, एक सब्सक्रिप्शन भी नहीं ले सकते आप। आपको चाहिए सिर्फ मुफ्त का मनोरंजन। खैर, तू तड़ाक में हर बार हम एक ऐसी हस्ती का साक्षात्कार करेंगे जिसके कारनामों से खुद आप शर्मसार हो जाएंगे। लेकिन हमारे मेहमान की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि शर्मिंदगी में उनका हाथ थोड़ा कमजोर है। तो इस हफ्ते हमारे साथ वो अजीमुशान करकशा, जिनकी आवाज से टेलीविजन का जर्रा जर्रा थरथराता है। साहब, आपकी औकात नहीं है कि आप इस चैनल की दहलीज पर खड़े हो सके। ठीक बात।
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रंजना ओम गपशप की। मोहतरमा कल तक की स्टार एंकरा हैं। तू तड़ाक में आपका स्वागत है रंजना जी। ये हाथों में आप तख्ती लेकर क्यों घूम रही हैं? इन्होंने मेरा तख्ता पलट कर दिया और आप पूछ रहे हैं तख्ती लेकर क्यों घूम रही हैं? जनाब, मेरे शो का नाम दल्ला बोल है और इन्होंने दल्ला शब्द बैन कर दिया है। कोई बात नहीं, आप यहाँ कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकती हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा कि किसी को गाली ना दें। गिरगिट, सांड, दोहरा चरित्र, छोकरा, गुल खिलाना, विश्वासघात, अहंकार, जुमला जीवी, ये सब शब्द सुनने में आपको किसी बी ग्रेड फिल्मों के नाम लग रहे होंगे, लेकिन दरअसल ये वो शब्द हैं जो बैन कर दिए गए हैं। आज पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि तड़ीपार बोलना मना है, कल कोर्ट में जज को कहेंगे कि तड़ीपार करना भी मना है। आज कह रहे हैं ये विश्वासघात शब्द बोलना मना है, कल कहेंगे कि जनता के साथ करना भी मना है। तो ऐसे तो नहीं चल सकता है ना साहब। या तो आप शब्दों के नाम बदलते हैं या फिर उन्हें सीधा बैन कर देते हैं। और अगर आपको बैन करना ही था तो वो शब्द कीजिए जिन्होंने पिताजी को ठेस पहुंचाई थी। वैसे आपके 2 शब्दों वाले जो भाई साहब हैं उनका भी आधा नाम इसमें बैन हो गया, तो आपको इस बात का गम है? आप होते कौन है मेरे भाई गुल्लू के नाम पर कमेंट करने वाले? थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट कर मैं 2 शब्द आपको कह दूं, लेकिन मैं नहीं कह सकती क्योंकि वो बैन हो चुके हैं। वैसे मुझे पता है कि आपका इशारा शायद मेरे दूसरे भाई की ओर भी था। आज एक भाई ने एक बहन की कुर्सी छीन ली है, उसके साथ विश्वासघात किया है। आप फिर से देखिए अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं। अनपार्लियामेंट्री शब्द है? भैया विश्वासघात कर सकते हैं और मैं बोल भी नहीं सकती हूं। मेरा शो छीनकर भैया ने मेरे साथ जिहाद किया है, जिहाद। पापा ने भी हमेशा भैया का ही पक्ष लिया। दोनों का डीएनए जो मिलता था आपस में। भैया ने एक बार पापा के दुश्मन से 100 करोड़ रुपए ले लिए और पापा ने उन्हें माफ कर दिया। और मैंने जब इन सब के खिलाफ आवाज उठाई तो मुझे कहने लगे कि बेटा हल्ला मत बोल, हौले बोल। क्यों बोलेंगी औरतें हौले? हौले हौले से सिर्फ हवा चल सकती है, मेरा शो नहीं चलेगा। इस समाज में आज तक मर्द सिर्फ औरतों की आवाज दबाता और उनका काम छीनता आया है। तो आप ये कह रही हैं कि अधीर चौधरी के आने से आपका पत्ता कट गया है? पत्ता कट गया है? अरे डाली कट गई है, तना कट गया है, पूरा का पूरा पेड़ कट गया है, यहां तक कि आरे फॉरेस्ट कट गया है। इतना कुछ हो गया आपके साथ और किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की? अरे मर्दे, एक मर्द से मदद की उम्मीद कर सकते हैं क्या? भैया ने तो बोरिया बिस्तर समेटने तक में मदद नहीं की। अजी कहने लगे कि तुम एकनाथ शिंदे हो या बाढ़ पीड़िता हो जो तुम्हारी मदद करें। ऊपर से मुझे इस तरह आंखें दिखाते रहे। क्या भैया मुझसे ज्यादा टैलेंटेड हैं? टैलेंट? टैलेंट आप में कब से आया? दरअसल मैं दूसरा कुछ पूछ रहा, मेरा सवाल ये था कि पापा ने भी आपकी कोई मदद नहीं की? खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे टैलेंट पर सवाल उठाने की? चूं करने की औकात नहीं है आपकी, चुप रहिए। और जहां तक सवाल है मेरे पापा का, My dad never did a press conference. He never gave interview to a neutral journalist. He never followed the Raj Dharma production. He has trained me so much कि मैं अब अपनी टांग से उनके फीट को टच कर सकती हूँ। It's my talent. ओह, तो आप बोटलिकिंग वाले टैलेंट की बात कर रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल तक पर अब प्राइम टाइम शो कौन करेगा? जनाब, अब प्राइम टाइम वही करेगा जिसने प्राइम टाइम जिहाद किया है। वैसे मेरा सुझाव तो अब यह है कि इसका नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर टाइम कर देना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ तो अब कुछ बची नहीं है, सब कुछ मन की बात है। तो आपको अधीर चौधरी के आने का कतई बुरा नहीं लगा? इतनी देर से क्या मैं महाराष्ट्रियन में बात कर रही थी? आप मराठी की बात कर रही हैं मेरे ख्याल से। नहीं, मेरा मतलब बाराती से था। मेरे मतलब से मतलब मत रखिए, अपने मतलब से मतलब रखिए। सब के सब यहाँ मतलबी हो गए हैं। जितना पूछा जाए उसका जवाब दीजिए चुपचाप। नहीं, यहाँ पूछा आपसे जा रहा है, जवाब आपको देना है। और ये जो टेबल है ना, थोड़ा धीरे धीरे ठोकिए, टूट जाएगा। ये गरीब की टेबल ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा तो फिर बनवाना मुश्किल होगा। अगर इजाज़त हो तो अगला सवाल मैं आपसे ये करूँ, ये जो आपके नाम में गपशप है, गपशप का क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल पूछा है आपने। जो चीज़ हम न्यूज़ चैनल पर बैठकर करते हैं, उस हिसाब से आपको क्या लगता है क्या नाम होना चाहिए था? ज़्यादा पर्सनल सवाल मत पूछिए, कुछ जनहित में सवाल हो तो पूछिए। गपशप जी, आप नाराज़ मत होइए, अब मैं पर्सनल सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। पानी पियेंगे आप या गिलास में हटा दूं यहाँ से? वाह, तो अब आप हमारे आगे से पानी छीन लेना चाहते हैं। ठीक है, भैया ने हमसे दाना छीना, आप पानी छीन लीजिए। आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया।
अरे भाई, हम लोग खबरों की दुनिया में हैं, आप कहाँ फिल्मों की दुनिया में चली गई। मैं तो बस ये चाह रहा था कि यहाँ पर कोई हथियार ना हो ताकि आपको हिंसा के लिए मजबूर करे। जब डायरेक्टर अनुराग गपशप फिल्मों में हिंसा करता है तब तो आप में से किसी की चू नहीं निकलती है, क्योंकि वो मर्द है। और यहाँ पर जब ये गपशप अपना मुंह भी खोलती है तो आपको हिंसा नजर आने लगती है। जी मैं दरअसल आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की? आप जितना हमारे ऊपर कीचड़ उछालिएगा हमारे अंदर का कमल उतना ही और खिलेगा। आप पानी पीजिए ताकि अपनी दोस्ती बनी रहे। आप बात को घुमाइए मत। वैसे भी इनके 2 मिनट पूरे हो गए, इनको फ्रेम से बाहर निकालिए। संबित जी आप शुरू कीजिए। देखिए मोहतरमा, ये शरीफों का चैनल है और ये मेरा शो है, आपका शो नहीं है। ये आपका शो है, वो भैया का शो है, मेरा शो किधर है? चिंता मत कीजिए, आपका शो चैनल आप बंद नहीं करेगा, चलता रहेगा। मैंने कहा मेरा शू किधर है? शू। देखिए आप हिंसा कर रही हैं, आप हिंसा ऐसा कर मत रही हैं। कीजिए। अरे आप जा कहाँ रही, अभी इंटरव्यू पूरा नहीं हुआ। आज कुछ ज्यादा ही तू तड़ाक हो गई। कोई नहीं, अगली बार एक और महान शख्सियत से इसी शरीफाना अंदाज में बातचीत की कोशिश करेंगे। तब तक आप लोग न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आपको हमारा ये नया सेगमेंट पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें जरूर दीजिए, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, ये तमाम खबरें, तमाम शो आप तक पहुंचाने के पीछे कड़ी मेहनत और एक पूरी टीम लगी होती है, जबकि आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन करना है ताकि हमारी कोशिश जारी रहे। मैं बताता हूं एक सब्सक्रिप्शन के कितने फायदे हैं। खबरें सियासत से आज़ाद रहती हैं, कॉरपोरेशन से आज़ाद रहती हैं और विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रहती हैं। तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। यह पूरा हफ्ता जहर खुरानी के लिए एक ही विषय काफ़ी था, आबादी का विस्फोट। और जैसे ही आबादी की बात हो तो हमारे तमाम एंकराएं दिमाग खूंटी पर टांग के हाय मुसलमान करने लगते हैं। इनके दिमाग की ट्यूनिंग ही ऐसी है। इनकी पाठशाला में पढ़ाया गया है कि आबादी का एक पर्यायवाची मुसलमान होता है। सबने एक से बढ़कर एक जहर खुरानियां की। हम एक एक कर आपके सामने उसे रखेंगे। तय आपको करना है किसका जहर ज्यादा तीखा है। पहले 2 शब्दों वाले भाई साहब। संविधान पर भारी आबादी वाली तैयारी, आज ये व्यापक चर्चा है। क्या संविधान पर भारी है आबादी वाली तैयारी, इसलिए आज की ये चर्चा। और इसके बाद इनके पट्टीदार नफरती चोपड़ा। जी हाँ, इन दोनों के बीच ज्यादा गहरा डसने की प्रतिस्पर्धा चल रही है। मतलब इसको इस तरीके से समझिए, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाए और अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो जाए तो फिर क्या होता है? तो फिर अराजकता होती है। जहरीलों के बाद अब जहरीली की बात भी देख लीजिए। आप हाथ जोड़कर वहां प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आप वहां पर तमाम ऐसा लग रहा है कि जो इस्लामिक रीति रिवाज है उसी के हिसाब से अब स्कूलों में भी सब कुछ चलेगा। लगे हाथ एक और जहरीली। बीते दिनों में आपने लगातार देखा है कि देश हित में हमने बार बार आपसे ये कहा है कि शहर शहर जिहादी बनाने की फैक्ट्री चल रही है। और तेजी से चौधरी साहब की विरासत में सेंध लगा रहे रोहित जी को भी देख लीजिए। क्रम बताते हैं कि हमारे देश की पाठशालाओं को धर्म की प्रयोगशाला बनाने का काम किया जा रहा है। यह सब देखने के बाद एक ही बात दिमाग में आती है, तो कोई कानून है क्या जिसमें कहा गया है हिंदुओं जनसंख्या घटाओ, ऐसा है क्या? ये सब इस देश के खबरिया रंगमंच की झलकियां हैं। एक एक कर इन सब को दिखाने का एक मकसद था। इन्हें देखकर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप खबरों के लिए न्यूज़ चैनल देख रहे हैं या फिर मुसलमानों को ठिकाने लगाने के 101 तरीकों पर बनी कोई फिल्म देख रहे हैं। कुछ आंकड़ों से आपको वाबस्ता कर दूं कि आबादी बढ़ने की जो दर साल 2014 में थी, वह अगर चलती रही तब लगभग 250 साल बाद मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। लेकिन यह काल्पनिक है, उससे पहले बहुत कुछ और हो रहा है। मसलन पूरी दुनिया में साथ साथ भारत में भी आबादी बढ़ने की दर तेजी से गिर रही है। कोई शक नहीं कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर बाकी धर्मों के मुकाबले थोड़ा तेज थी, लेकिन बीते एक दशक में मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। विद्वानों की माने तो साल 2050 आते आते भारत की आबादी स्थिर हो जाने का अनुमान है। तब तक करीब 150 करोड़ लोग इस देश में धींगा मुश्ती कर रहे होंगे। वहां से इसे नीचे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके बावजूद सियासत की दुर्गंध आपको हमेशा ऐसे अनदेखे अनजाने खतरों में झोंके रहना चाहती है। इसका एक ही उपाय है, तार्किक बने, खुद सोचें और सवाल करें। कनफुकवा संगठन की हर बात पर आंख बंद करके यकीन न करें। फिलहाल वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का।
कही जा रही थी वहाँ पे कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे स्टेशन पर thousands of the migrants workers in different groups walking. इस हफ्ते की रिपोर्ट द क्विंट हिंदी से है। यह कहानी सेना में भर्ती होने की उम्मीद रखने वाले हजारों सत्याग्रही नौजवानों की है। यह हजारों नौजवान महाराष्ट्र के नागपुर से पैदल मार्च करते हुए आगरा तक पहुंचे हैं। इन्हें दिल्ली तक आना था, लेकिन आगरा में उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन्हें रोक लिया है। इनमें से ज्यादातर नौजवान 1.5-2 सालों से नौकरी की उम्मीद में धरना दे रहे हैं। ये सर हम लोग का पैदल मार्च 1 जून से स्टार्ट किया सर, नागपुर के संविधान चौक से। उस दरमियान सर हम लोग को रहने और खाने का अरेंजमेंट कोई नहीं था सर, फिर भी हम लोग चल चुके हैं सर, क्योंकि वो जुनून रहता है सर देश सेवा करने का। सपने नहीं देखते सर, क्योंकि सपने दिन में खत्म हो जाते हैं सर। हम लोग जुनून है सर, इसी कारण वो जुनून लेके हम लोग आज निकले हैं सर। ये सरकार तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, आज हम लोग 44वां दिन तो पार कर चुके हैं और बहुत सारे तो हमारे साथी ये तो फ्रेंड लोगों ने बीमार भी हो चुके हैं। उन लोगों को हम लोग रेफर करते करते अभी तक लेके आ रहे हैं, और वो भी उन लोगों के अंदर इतना भी जुनून है, वो लोग बोल रहे हैं जब तक वर्दी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इस रास्ते से ये नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।